नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, निकाय चुनावों के मामले को लेकर योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। हाईकोर्ट ने बिना ओबीसी आरक्षण के दिए चुनाव के लिए आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने जनवरी में ही चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी कहा था। यूपी सरकार ने आदेश पर रोक की मांग की है और 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट खुलने पर इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कहा था कि राज्य में इस बार निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के ही हों, यानी कि जितनी भी अधिसूचना के अनुसार ओबीसी आरक्षित सीटें हैं उनको सामान्य माना जाए। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार पिछड़ों के वोट से बनी, लेकिन उस समाज के लिए कोई जगह नहीं है। सपा अब भाजपा के हर षड्यंत्र का विरोध करेगी। अभी पिछड़ों का हक छीना गया है, आगे दलितों का अधिकार छीना जाएगा। इससे पहले पुलिस बोर्ड के परिणाम में भी यही किया था। उसमें आरक्षण व्यवस्था में तब्दीलियां कर दी गई, जिसकी वजह से 1700 दलितों पिछड़ों की नौकरी से उनको बेदखल होना पड़ा था, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। कोर्ट के माध्यम से घोषित किया गया, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो रिजल्ट घोषित किया और घोषित होने के 3-4 दिन बाद इन्होंने पूरा का पूरा रिजल्ट बदल दिया और कहा कि ये नई आरक्षण व्यवस्था है, उसके तहत नई सूची बनाई जाएगी। मुझे याद है उस समय 1700 पिछड़े और दलित नौजवानों को नौकरी मिली थी। वो 4 दिन तो खुश रहे, लेकिन 4 दिन के बाद वो खुश नहीं रह पाए, उनको नौकरी से बाहर जाना पड़ा। उस समय भी वो लोग जो नौकरी से रह गए थे, हर मंत्री के घर गए थे। लगता तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो नेता उसमें हैं उनकी आत्मा मर जाती है, उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। केवल यही नहीं, 69,000 वाले में जिस तरीके से सरकार ने घोटाला किया वो एक उदाहरण है। यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से नौकरियां मिली हैं, आप कोई यूनिवर्सिटी उठा लीजिए। मुझे याद है बलिया में यूनिवर्सिटी समाजवादी सरकार में बनी थी, समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी के नाम पर बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ। तो वहीं सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को लेकर कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार हैं। नेताओं के दबाव में अफसरों ने आरक्षण में गड़बड़ी की है। 5 साल से आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा हूं, लेकिन सिर्फ आयोग पर आयोग बन रहा है। राजभर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी हमलावर नजर आए। बड़ी बड़ी बखरी लो भैया भैया बिरनू भीतरा बा मुसरन का मार भैया बिरनू। जब भीतरा गई तब न मालूम है। बाहरवा तो बहुत अच्छा बा, बाहरवा तो बहुत चमकत बा, लेकिन भीतरा गए के बाद वो मारी मारा बा ने। अरे जाके न दिखाया नहीं। पहला ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में पहला नेता है कि जो मंत्री होते हुए भी अति पिछड़ों के सवाल पे सरकार से लड़ने का काम अगर किया तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की औकात नहीं है कोई सरकार में रह करके पिछड़ों के हक के लिए कोई लड़ा हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हुए हैं। जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से मोहन सराय पर केशव प्रसाद मौर्य का भव्य स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर गए, जहां पर उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा और बोले, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहेगा। मैं उनके ट्वीट देख रहा हूं। वहीं अखिलेश पर तंज कसते हुए बोलते नजर आए कि उन्हें रोज सपना आता है, सीएम की कुर्सी उनकी चली गई है और अब कभी मिलने वाली भी नहीं है। देखिए, मुझे लगता है श्री राहुल गांधी जी को थोड़ा यात्रा करने दीजिए। वो भारत जोड़ो यात्रा कम कांग्रेस छोड़ो यात्रा लोग ज्यादा कर रहे हैं और भारत जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। मैं जरूर इस प्रकार के ट्वीट उनके देख रहा हूं जो हमारे नौजवान कमेंट करते हैं कि वह कहते हैं तुम मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं तुम्हें ठंड में टी-शर्ट पहन करके कैसे चला जाता है ये बता दूंगा। अखिलेश यादव के निशाने पर लगातार आप रहते हैं और आपको लेकर वो लगातार तंज करते हैं और उन्होंने कहा है कि डिप्टी सीएम
जो केशव प्रसाद मौर्य हैं और पाठक जी है, उनका निगाह सीएम पद पर है एकदम। श्री अखिलेश यादव जी को हर दिन स्वप्न आता रहता है, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी चली गई है और कभी मिलने वाली नहीं है। तो इस प्रकार के जो बयान देते हैं, उनके बयानों को जनता हंसी उड़ाती है। वो जानते नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ये मजबूत दो पिलर जिनकी बात वो करते हैं, चाहे केशव प्रसाद मौर्य चाहे ब्रजेश पाठक की, तो वह अपने विधायक बचाएं, क्योंकि उनके विधायक ही बीजेपी में आने के लिए इतनी लंबी लिस्ट है हम लोगों के पास कि हम अभी ले नहीं रहे हैं। अन्यथा अखिलेश यादव जी केवल सैफई परिवार के साथ रह जाएंगे। धन्यवाद। जब जरूरत होगी लेना तब आप लोगों को बता देंगे। भविष्य में नीति है नहीं, हमें काफी कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद। कोरोना को लेकर सियासत गर्माती जा रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा को रोकने को लेकर प्रयास कर रही है, तो वहीं इसको लेकर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि उनकी यात्रा तो रोकी नहीं जा रही, लेकिन उन्हीं के लोग उनको रोकने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। पहले उन्हें समझा लें जो लोग कांग्रेस को खा रहे हैं। पद यात्रा रोकी तो नहीं जा रही है, लेकिन उन्हीं के लोग उनकी पार्टी को रोकने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। उन्हीं को पहले वो समझा ले। कांग्रेस को खा रही और दूसरा नहीं खा रहा थी। सिद्धार्थनगर जिले का स्थापना दिवस कपिल वस्तु में मनाया गया। इस मौके पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक विनय वर्मा सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। कपिल वस्तु में गौतम बुद्ध के स्तूप पर माल्यार्पण करते हुए वहां मौजूद सैकड़ों की तादाद में भक्तों को कंबल देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस के इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज के दिन 29 दिसंबर 1988 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने सिद्धार्थनगर जिले की स्थापना की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज 34 साल बीतने के बाद सिद्धार्थनगर में चौतरफा तरक्की और विकास हुआ है। सांसद ने यह भी कहा कि भाजपा की सरकार जिस तरह से महापुरुषों से संबंधित स्थानों के विकास को लेकर काम कर रही है, इसका असर सिद्धार्थनगर जिले के इस ऐतिहासिक स्थल पर भी देखने को मिलेगा। संगम नगरी प्रयागराज में शिक्षक भर्ती को लेकर आज छात्रों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का आरोप है कि हम लोगों की नियुक्ति नहीं की जा रही है। अक्टूबर महीने में भी हम लोगों ने 10 दिन तक धरना दिया था। शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर ने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि आप लोगों की नियुक्ति 12 नवंबर तक पूरी कर दी जाएगी, लेकिन छात्रों ने पूरे नवंबर बीत जाने तक का इंतजार किया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उन तमाम छात्रों की नियुक्ति नहीं हुई है। उत्तर रेलवे ने ट्रेन में अवैध वेंडिंग रोकने को लेकर के नई योजना लागू की है, जिससे ट्रेनों में अवैध वेंडर्स पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही बेरोजगार युवाओं को चलती ट्रेन में कंघी, पेपर, सोप, खिलौने, तौलिया, लगेज चेन और ताले सहित कई सामग्री बेचने की सुविधा मिलेगी। इससे एक ओर जहां अवैध वेंडर्स पर रोक लगेगी, तो वहीं यात्रियों को तय दरों पर सामान्य सामग्री मिल सकेगी। सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने इस समस्या से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। उसे लागू करने की जिम्मेदारी डीसीएम प्रशांत श्रीवास्तव और एससीएम विनीत को दी गई है। ट्रेनों में अवैध वेंडिंग बहुत बड़ी समस्या है। इसको लेकर के रेलवे लगातार जो है प्रयासरत है और वेंडिंग रोकने के लिए तमाम नया कदम उठाया जा रहा है। और नॉन फेयर रेवेन्यू के रूप में रेलवे ने सभी ट्रेनों में 5 रूट्स के ये सुविधा शुरू की है कि जल्द ही जो है इसको रोक करके और अपने अधिकृत वेंडरों से वो सामान बिकवाएगा, जिसमें खान पान सेवा की नहीं शामिल होगी, सारी जनरल सामग्री शामिल होगी। और जो है लोग अपना जैसे चलती ट्रेन में उन्हें अगर लॉक भूल गए हैं या चाबी चाहिए या उनको जरूरत है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा अचानक सहारनपुर के थाना जनकपुरी पहुंच गए हैं। उन्होंने थाने का निरीक्षण किया और दर्ज मामलों की समीक्षा भी की है। निरीक्षण के दौरान एसएसपी को मामलों में लापरवाही नजर आई। एसएसपी ने देखा कि थाने पर तैनात उप निरीक्षक सुनील वर्मा के पास कई मामलों की जांच है, लेकिन ये लंबित पड़ी हुई है। इस तरह अतिरिक्त निरीक्षक अंजू की विवेचना में खामियां भी मिली हैं। इसी के चलते एसएसपी ने थाना जनकपुरी इंस्पेक्टर अविनाश गौतम सहित 3 विवेचकों को निलंबित कर दिया है। एसएसपी ने यह भी बताया कि विवेचनाओं का समय से निस्तारण न होने पर कार्रवाई की गई है। राजधानी लखनऊ के लालबाग में एक और सड़क धंस गई। लालबाग के गर्ल्स कॉलेज के पास सड़क धंस गई है। सड़क पर
बड़ा सा गड्ढा हो गया है। अचानक से हुए गड्ढे की वजह से अफरा तफरी भी देखने को मिली। फिलहाल ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया गया है। सड़क धंसने की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और ट्रैफिक के अधिकारी पहुंच गए और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। ये सड़क कैसरबाग चौराहे और विधान भवन चौराहे के बीच स्थित है। इसके अचानक धंसने से सड़क पर कई फीट का गड्ढा हो गया। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। अचानक सड़क धंसने से मौके पर काफी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। ताजनगरी आगरा में एक बार फिर से स्टेट जीएसटी टीम की छापेमार कार्रवाई अमल में लाई गई। आपको बता दें, ये छापेमार कार्रवाई करते हुए मंगला एंटरप्राइजेज आयरन फैक्ट्री में कार्रवाई अमल में लाई गई है। स्टेट जीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि आयरन फैक्ट्री में टैक्स में बड़ी हेराफेरी की जा रही है, जिसको लेकर स्टेट जीएसटी टीम के कुछ अधिकारी फैक्ट्री पहुंचे। अधिकारियों के फैक्ट्री पहुंचते ही स्टाफ में हड़कंप मच गया। स्टेट जीएसटी के अधिकारियों ने आयरन फैक्ट्री के रजिस्टर और टैक्स से संबंधित अहम दस्तावेजों को खंगाला है, जिसमें उनको टैक्स की हेराफेरी मिली है, जिसको लेकर टीम के अधिकारियों ने आयरन फैक्ट्री संचालक को टैक्स जमा करने के निर्देश दिए हैं। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए ताजनगरी आगरा हमेशा से ही पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। हर साल की ही तरह हजारों की तादाद में पर्यटक देश विदेश से ताजमहल के लिए कूच भी करते हैं। पर इस बार कोरोना वायरस को लेकर आगरा प्रशासन ने तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। फिर भी आने वाले पर्यटकों के मुंह पर ना तो मास्क नजर आ रहा है और ना ही पर्यटक सामाजिक दूरी का पालन करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले जांच के दौरान स्वास्थ्य महकमे ने अर्जेंटीना से आए एक पर्यटक में कोरोना की पुष्टि की है। जब से जनपद के प्रशासन में कोहराम भी मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें अभी उतनी मुफीद नहीं हैं। 2022 की विदाई और 2023 के स्वागत के लिए पूरी दुनिया तैयारियों में जुटी हुई है। ताजनगरी आगरा की बात करें तो यहाँ पर भी आगरा पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। और ताजमहल की बात करें तो यहाँ पर ताज के दीदार करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक पहुँच रहे हैं। और ये मेरे पीछे ताजमहल है, अपने साथी से कहूँगा वो ताजमहल का एक बार दर्शकों को बताएं कि यहाँ पर सैलाब उमड़ पड़ा है, क्योंकि समय छुट्टियों का समय चल रहा है, बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ हो चुकी हैं, इसलिए पेरेंट्स के साथ बच्चे यहाँ पर भारी संख्या में आ रहे हैं। और देशी विदेशों पर्यटकों के साथ में विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। इतनी भीड़ है कि पैर रखने के लिए जगह नहीं है। और क्योंकि यहाँ पर कोविड का मामला लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार निगरानी बनाए हुए हैं, लोगों को आगाह कर रहे हैं कि वो लोग सतर्क रहें, मास्क पहनें और सामाजिक दूरी का भी पालन करें। लेकिन ताजमहल में आने वाले पर्यटक सामाजिक दूरी को भूल चुके हैं। तो कुछ पर्यटक मास्क लगाते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ पर्यटकों के पास मास्क नहीं है, वो बगैर मास्क के इधर उधर घूमते हुए और कतार में लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगरा पुलिस प्रशासन नए साल को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। चौराहों पर चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही होटलों को हिदायत दी गई है कि वो भी किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को अगर कोई दिखाई देता है तो उसकी सूचना पुलिस और आगरा प्रशासन को दें। और अगर कोई जिसको सिम्टम्स वह देखे थे अगर उनको कोरोना के, तो उसकी जानकारी तत्काल प्रभाव से जो टोल फ्री नंबर है और स्वास्थ्य विभाग के नंबर है उन्हें सभी जो होटल संचालक उनको उपलब्ध करा दिए गए। इसके साथ ही रेलवे प्रशासन भी लगातार सतर्क बनाई हुई, रेलों में ट्रेनों के अंदर चेकिंग की जा रही है। रेल परिसर और सर्कुलेट एरिया में लगातार जीआरपी और आरपीएफ उनको निगरानी कर रही है और उनको सघन चेकिंग का अभियान चालू हुआ। तो समझा जाता है जिस तरीके से 2022 का स्वागत आम आदमी बहुत जोश में दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। प्रदीप रावत, जनता टीवी, आगरा। हरदोई में 30 साल की महिला कोविड पॉजिटिव मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि चेकअप के दौरान पता चला कि महिला के फेफड़ों में इन्फेक्शन है। ये महिला सुहासा गांव की रहने वाली है। अहिरोरी सीएचसी के अधीक्षक ने बताया है कि कल कंटेनमेंट एरिया की जांच होगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी महिला की ट्रैवल हिस्ट्री पता लगाने में जुटा हुआ है। हल्द्वानी शहर के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अपने
दौरे के दौरान 2200 करोड़ रुपए की घोषणा की थी, जिसको लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 2200 करोड़ के योजनाओं की समीक्षा बैठक करी है। इस बैठक में हल्द्वानी मेयर समेत जिले के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में हल्द्वानी शहर में रोड कनेक्टिविटी, सीवरेज सिस्टम और पानी के सिस्टम्स को किस तरीके से और बेहतर किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र से आने वाली बसों के लिए हल्द्वानी शहर में अलग से रोडवेज स्टेशन बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विकास कार्यों की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि इन कामों में तेजी होनी चाहिए, कोताही मत बरतिए। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो 2200 करोड़ की धनराशि यहाँ घोषित की थी, उसके प्रोजेक्ट कैसे बन रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, इस पर आज मैंने जानकारी ली है। अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। हमारे शहर का नक्शा ही बदल जाएगा। जो महानगर पालिका है, इसका नक्शा बदल जाएगा। यहाँ का कनेक्टिविटी का कैसा सिस्टम होगा, यहाँ के सीवरेज सिस्टम है और यहाँ का पानी का सिस्टम है, एक एक चीज़ें। और जो हमारे यहाँ पर गाड़ियों के आवत जावत के लिए स्टेशन बने हैं, पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग से स्टेशन बनना है और अपने इंटर कनेक्ट जो हम होंगे पूरी जगह हल्द्वानी से हमारी नज़दीक के शहर, उसके लिए अलग सिस्टम बना हुआ है। लगभग 3 लाख, 3.25 लाख गाड़ियाँ डेली का यहाँ पर रहती हैं, यानी कि इतनी गाड़ियाँ यहाँ हल्द्वानी के अंदर हैं, जिसमें से लगभग करीब 1.5 लाख करीब जो वाहन हैं डेली आते जाते रहते हैं। उनका सिस्टम नहीं है, पार्किंग नहीं है, तो हर तरफ से ऑडिटोरियम नहीं है, तो एक आदर्श नगर हमारा हल्द्वानी बनने जा रहा है। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो 2200 करोड़ रुपए उन्होंने घोषणा करी, उसका एक एक पैसे का हम उपयोग करके यहाँ पर नगर को एक उत्तम नगरों में लाएंगे और एक विशेष नगर ये माना जाएगा। और यहाँ के सड़कें कैसी होंगी, उनके बगल में किस तरह के हमारे वृक्ष लगेंगे, किस तरह से उसे सजाया जाएगा, इससे पर्यटन को भी लाभ मिलेगा हमारा। तो ये हल्द्वानी के बनफूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज विधायक सुमित हृदयेश के साथ कई जनप्रतिनिधियों ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात करी है। इस दौरान उन्होंने रेलवे अतिक्रमण के दौरान हटाए जा रहे लोगों के विस्थापन की मांग की। जिला प्रशासन से मांग करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों ने कहा है कि क्षेत्र में 4500 से ज्यादा परिवार हैं जो सीधे बेघर हो रहे हैं। ऐसे में ठंड में मानवता को देखते हुए उन्हें समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के ज्यादातर लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसका फैसला आने में अभी कुछ समय लग सकता है। तब तक उन्हें समय दिया जाए। साथ ही रेलवे अतिक्रमण के दौरान हटाए जा रहे लोगों के विस्थापन की व्यवस्था भी की जाए। मानवता के जो ग्राउंड बनते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे हम लोग आ जाए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से पारा गिरता जा रहा है और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, और 4500 मकान, ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अभी उसका मेंशन हुआ है, उसकी सुनवाई की कौन सी तारीख मिलती है, कई सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों पे प्लस जो कल ज्ञापन हमने सौंपा था माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो उनसे हमने जानकारी ली कि संज्ञान मुख्यमंत्री जी को है, तो उन्होंने बताया कि पूरा संज्ञान भी है। और हमने उनको अवेयर कराया कि 4500 अगर खुदा ना खास्ता 1% सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलता तो कैसी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जिलाधिकारी से मिलने का हमारा सिर्फ यही मतलब था कि हमें पता है कि जो भी कुछ होना है सुप्रीम कोर्ट से होना है, और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और हमारी कोशिश है जल्द से जल्द हमें जो है सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसी राहत भरी खबर मिले जिससे लोगों को जो परेशानी है वो दूर हो जाए। लेकिन डीएम साहब से भी हमारा यही कहना था और हम लोग जो मिलकर सब लोग यहाँ पर आए थे। विंटर कार्निवाल में नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों से समा बांध दिया। इस अवसर पर वहां मौजूद दर्शकों ने नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर जमकर नृत्य करते हुए नजर आए। खचाखच भरे टाउन हॉल में नरेंद्र सिंह नेगी ने दर्शकों की फरमाइश पर अलग अलग गाने सुनाए और अपने प्रशंसकों के साथ जमकर फोटो खिंचवाई। पत्रकारों से बातचीत करते हुए नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि सन 1974 से वो गाने लिखते आ रहे हैं और पहाड़ की विषमताओं को उन्होंने अपने गीतों में पिरोया है। नए साल पर आगंतुक पर्यटकों के जश्न को लेकर इस बार नैनीताल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है। पुलिस ने तमाम तरह की तैयारियां कर रखी हैं। मॉडल रोड पर रंग बिरंगी लाइटों से उसको सजाया गया है। आगंतुक पर्यटकों की गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग व्यवस्था भी की गई है। किसी भी पर्यटक को कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष और खास ख्याल रखा जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नैनीताल की तस्वीरें हैं और बेहद खास, क्योंकि
हमेशा से ही नैनीताल हो या हल्द्वानी के ज्यादातर क्षेत्र पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। तो नैनीताल में आपने देखा होगा 25 तारीख को जो व्यवस्था रही है हमारी, वैसे ही हमारी 31 के लिए भी रहेगी। और नैनीताल शहर में आपने देखा होगा होटल रेस्टोरेंट के माध्यम से हम लोगों ने जरा जो लाइटिंग की व्यवस्था इस बार डिफरेंट तरीके से कर रखी है, तो उसको भी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि कम से कम जब तक के जाड़ों का सीजन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमारी लाइटिंग की व्यवस्था वैसी है। जो ट्रैफिक जो है आपका उधम सिंह नगर से होते हुए आएगा, वो लाल कुआं होते हुए 3 पानी से आपका नरीमन चौराहे से होते हुए नैनीताल की ओर जाएगा। इसमें 2 व्हीलर्स के लिए केवल नैनीताल के 2 व्हीलर्स को ही अलाउड कर रहे हैं हम लोग 31 में ऊपर जाने के लिए। उसके अलावा अन्य किसी डिस्ट्रिक्ट के आपका 2 व्हीलर्स को हम अलाउड नहीं करेंगे। देश विदेश में मशहूर नैनीताल में इस बार 31 न्यू ईयर की विशेष तैयारियां की गई हैं। पूरे नैनीताल को लाइटों से सजाया गया है। इसके अलावा पार्किंग स्थल भी अलग से चिन्हित किए गए हैं। रूट प्लान तैयार किया गया है जिससे किसी भी पर्यटक को किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। बाइक सवारों की नैनीताल में एंट्री नहीं होगी। नैनीताल में उन्हीं लोगों की एंट्री होगी जो लोकल्स है। इसके अलावा भीमताल, भवाली, रामगढ़ और मुक्तेश्वर जैसे पर्यटक स्थलों को भी विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। टूरिस्टों का आना नैनीताल जिले में शुरू हो चुका है, जिससे पर्यटक भी इस बार बेहद बढ़ा हुआ नजर आएगा। कोविड के नियमों का पालन पूरी तरीके से हो, इसको लेकर भी विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। नैनीताल से योगेश शर्मा, जनता टीवी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। आमजन के हित में योगी सरकार का बड़ा एक्शन। जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने वाले 24 जिलों के अफसरों के खिलाफ सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। सीएम कार्यालय की तरफ से कार्रवाई करने के लिए नियुक्त अपर मुख्य सचिव और गृह प्रमुख सचिव को लिखा गया पत्र। बदायूं में अलीनगर गांव के पास तेज रफ्तार 2 ट्रकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत। घटना में बाल बची ड्राइवर और कंडक्टर। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना वजीरगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला। देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान के जंगलों में बीते कई दिनों से अपने बच्चों के साथ नजर आ रही है मादा गुलदार। संस्थान में बना दहशत का माहौल। रजिस्ट्रार एसके थॉमस ने मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को लिखा पत्र। संस्थान के जंगलों में 15 जनवरी तक पर्यटकों की आवाजाही पर रोक। बांदा के मटौंद में तेज रफ्तार बाइक सवारों की आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत। एक बाइक सवार की मौके पर मौत, 4 बाइक सवार गंभीर तौर पर घायल। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ के थाना चर्रा के बेरिया मोहल्ले में बच्चों के मामूली विवाद के चलते 2 समुदाय के लोग जमकर हुई उनमें मारपीट। समुदाय विशेष के लोगों ने गर्भवती महिला को जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है तेजी से वायरल। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। मामले की विधिक कार्रवाई में जुटी। लखीमपुर खीरी के कास्ता गणेशपुर रोड पर संयुक्त कार्रवाई में 2 बदमाश गिरफ्तार। अफीम, मोबाइल फोन और एक ऑल्टो कार भी हुई बरामद। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया है मुकदमा। देवरिया में महिला के साथ दरिंदों ने किया दुष्कर्म। महिला ने पुलिस को दी इत्तला। मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने कुछ आरोपियों को भेजा जेल। आरोपी महिला को जान से मारने की दे रहे थे धमकी। उत्तरकाशी के नलांग घाटी में हिम तेंदुए की चहलकदमी अब कैमरे में हुई कैद। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिसर्च टीम ने लगाए करीबन 65 ट्रैप कैमरे। गंगोत्री पार्क प्रशासन ने भी लगाए हैं 40 कैमरे। चारबाग स्टेशन पर कुलियों ने किया प्रदर्शन। बैटरी चालकों के यात्रियों के सामान भी ढोने से कुलियों का धंधा हो रहा है चौपट। बैटरी गाड़ी के ठेकेदारों ने गाड़ी का उपयोग न करने का दिया आश्वासन। अमेठी के इनौना में ढाबे पर संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। बस से वाराणसी से लखनऊ जा रहा था युवक। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी।